इस वीडियो में है कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 4 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हम भाग 1 में पाठ का परिचय कर चुके हैं, भाग 2 में हम प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं, भाग 3 में हम प्रश्नावली 1.2 कर चुके हैं। ये भाग 4 है। पाठ 1 संख्या पद्धति के अन्य भागों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रश्नावली 1.3 में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी 9 प्रश्नों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं इसे नेक्स्ट पेज से। प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी हमें यहाँ पर ये भिन्न दिए गए हैं इनका हमें दशमलव रूप लिखना है और ये भी बताना है दशमलव प्रसार जो इनका आया वो किस प्रकार का है। एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। कुल 6 भाग हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर दिया है 36/100। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए करना होगा हमें भाग। जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है इसे कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। अंश को हमेशा अंदर लिखते हैं और जो हर है उसको बाहर लिखते हैं। तो आ जाएगा 100 यहाँ पर और 36 आ जाएगा अंदर। अब सिंपली हमें कर देना है इसे भाग। भाग करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर 36 100 से छोटा है तो हमें यहाँ पर लगानी होगी एक 0 और इस 0 के बदले यहाँ पर हम 0 लगा के एक बिंदु लगा देंगे। यहाँ पर हमने जो ये बिंदु लगाया है इसके बदले यहाँ पर लगा दी 0। अब 100 के पहाड़े में 360 या 360 से कम क्या आता है। 100 को अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। 360 में से 300 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब सिंपली हम बिंदु पहले ही लगा चुके हैं तो एक 0 यहाँ पर हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और 0 यहाँ पर हमने क्यों लगाई, क्योंकि 100 से छोटा होता। अगर हम यहाँ पर ये वाली 0 नहीं लगाते तो 60 100 से छोटी संख्या होती। अब सिंपली 100 को 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा गाइस 600। 600 में से 600 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। शेष यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर मैं 36/100 इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसका दशमलव रूप क्या होगा 0 पॉइंट में 36। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जब शेष कुछ भी ना बचे तो किस प्रकार का होता है, शांत। फर्स्ट वाले पार्ट का दशमलव रूप हो गया 0.36 और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड में दिया है 1/11। इसको रब कर देता हूं। 1/11 दूसरे भाग में हमें ये दिया गया है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले वाले को सोल्व किया था बिल्कुल उसी प्रकार से इसे करेंगे। जो हमारी ऊपर वाली संख्या 1 है इसे अंदर लिखेंगे और नीचे वाली संख्या जिसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब सिंपली भाग कर देंगे। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 11 से छोटा है 1 तो यहाँ पर हमें 0 लगानी होगी। उसके बदले यहाँ पर एक बिंदु लगाना होगा। इस बिंदु से पहले 0 लगा दो। इस बिंदु के बदले यहाँ पर हमने 0 लगा दी, लेकिन अभी भी 11 से छोटा है 10। एक 0 की ज़रूरत और होगी हमें। एक 0 और लगाई हमने तो यहाँ पर भी हमें एक 0 लगानी होगी। अब सिंपली 11 के पहाड़े में 100 या 100 से कम क्या आएगा। 11 को अगर 9 से मैं गुना करूंगा तो यह आ जाएगा 99। 100 में से 99 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। शुरुआत में यहाँ पर 1 था, फिर से शेष में 1 आ गया, यानी कि 0909 ये बार बार रिपीट होगा। आगे अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक 0 तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि हमने ये बिंदु लगा लिया है। एक 0 लगा दी, लेकिन 11 से अभी भी ये छोटा है तो एक 0 यहाँ पर और लगाएंगे। उसके बदले यहाँ पर हमें एक 0 लगानी होगी। जो ये दूसरी वाली हमने 0 अपनी तरफ से लगाई है उसके बदले हमें यहाँ पर एक 0 लगानी होगी। अब फिर से अगर 11 को मैं 9 से गुना करूँगा तो आ जाएगा 99। फिर से शेष में क्या बचेगा, 1। यानी हम इससे समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद 0909 ये बार बार रिपीट होगा, इसकी आवृत्ति होगी। तो दूसरे भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है 1/11, इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.09। इसके ऊपर इस तरह से ये लगा देते हैं बार। इसका अर्थ होता है 0909 बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसकी आवृत्ति होगी। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवृत्ति। यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे वाले भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है इसका दशमलव रूप हो गया 0.09। इसके ऊपर बार और इसका प्रकार हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति। आते हैं तीसरे वाले पर। इसको रब कर देता हूं।
तीसरे भाग में हमें यहाँ पर दिया है 4 सही 1/8। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 4 सही 1/8। इसे आप क्लियरली देख सकते हो, ये है मिश्र भिन्न। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम लिखेंगे उचित भिन्न में। इसको बदली करेंगे। किस प्रकार से किया जाता है, जो हमारी नीचे वाली संख्या होती है 8, इसको इससे गुना किया जाता है। 4 को 8 से गुना करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें ये वाली वैल्यू जमा कर देंगे। तो सिंपली कर लेता हूँ, 8 को 4 से गुना करूँगा 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 33, और बटे में क्या आएगा, जो हमारी यहाँ पर संख्या है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। सो यहाँ पर आ जाएगा 8। इस मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में बदली करेंगे तो आ जाएगा 33/8। अब सिंपली यहाँ से सोल्व करेंगे। 33 जो है हमारा आ जाएगा अंदर और 8 आ जाएगा बाहर। भाग कर देंगे। 8 के पहाड़े में 33 या 33 से कम क्या आता है, 8 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32। 33 में से 32 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 8 से छोटा हो गया यहाँ पर संख्या, तो हमने बिंदु लगा लिया, यहाँ पर लगा दी उसके बदले 0। उसके बाद 8 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। 10 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। बिंदु हम यहाँ पर लगा चुके हैं तो 1 0 हम अपनी तरफ से यहाँ लगा लेंगे। 8 के पहाड़े में 2 पर आता है 16। 20 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब सिंपली बिंदु लगा चुके हैं तो हम 1 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। यहाँ पर 8 के पहाड़े में 40 कब आता है, अगर 8 को 5 से गुना करूँ तो आ जाएगा 40। शेष कुछ भी नहीं बचेगा। 40 में से 40 को घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, या फिर 0 लिख सकते हैं। तो तीसरे भाग में जो हमारा ये भिन्न था 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, इसका दशमलव रूप क्या होगा, 4.125। और ये किस प्रकार का है, शांत। शांत क्यों है, क्योंकि इसके भाग करने में हमें शेष कुछ भी नहीं मिला, शेष 0 हो गया। ये तीसरे वाले का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं चौथे पर, जिसमें दिया है 3/13। इसे रब करता हूँ। चौथे वाले भाग में हमें यहाँ पर दिया है 3/13। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यह आ गया 3/13। भाग करना बिल्कुल आसान है, जैसे हमने इसके पहले वाले भाग किए हैं। 1 से लेके 3 वालों को सोल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। 13 हमारा आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाएगा अंदर। अब इसे हल करेंगे। 13 से छोटा है 3, तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे और इस दशमलव से पहले 0 लगा देंगे। जो हमने ये दशमलव लगाया है, बिंदु लगाया है, उसके बदले यहाँ पर लगा देंगे 0। अब 13 के पहाड़े में 30 या 30 से छोटी संख्या क्या आती है, 13 को 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 26 यानी कि 26। 30 में से 26 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। 4 यहाँ पर 13 से छोटा है और हम बिंदु लगा चुके हैं, तो यहाँ पर 1 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब सिंपली 13 को 3 से गुना करेंगे। 13 को 3 से गुना करने पर यह आ जाएगा 39 यानी 39। 40 में से 39 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1। अब 1 यहाँ पर 13 से छोटा है तो 1 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अभी भी ये संख्या 13 से छोटी है, तो 1 0 यहाँ लगाने के लिए 1 तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब हम बिंदु लगा चुके हों। अब हमें कोई भी जो शून्य लगाएंगे वो यहाँ पर भी लगाना होगा, तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक शून्य आ जाएगा। अब 13 को 7 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 91 यानी कि 91। 100 में से 91 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 9। 9 के पीछे हम अपनी तरफ से एक 0 लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 के पहाड़े में 6 पर आता है गाइज 78। 90 में से 78 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12। इसके बाद जो हमारा हमने यहाँ पर किया है, 90 में से 78 को घटाया तो यह आ गया 12, यानी कि इससे आगे का भाग हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो हमें ये संख्या मिली है ये 13 से छोटी है, तो 1 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब 13 के पहाड़े में 9 पर आता है 117। 120 में से 117 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर 3 से शुरुआत की थी और शेष में फिर से 3 आ गया, यानी कि ये संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा, 13/3। इसका दशमलव जब रूप हम लिखेंगे तो ये वाली जो संख्याएं हैं 2 3 0 7 6 9 ये दोबारा से रिपीट होंगी, इनकी आवर्ती होगी, तो इन पे हमने लगा दिया ये बार। सो चौथे भाग में हमें जो ये भिन्न दिया गया है 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.230769। इसके ऊपर लगेगा सभी के बार। और ये दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव रूप है ये किस प्रकार का है, शेष में हमें यहाँ पर 0 नहीं मिलता है और सभी संख्याएं जो हैं ये दोबारा से रिपीट होंगी, इनकी आवृत्ति होगी, तो इनका प्रकार हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति। यहाँ पर लिख देंगे।
चौथे वाले भाग का दशमलव रूप हो गया ये और इसका प्रकार हो गया अनवसानी आवर्ती। आते हैं पांचवें भाग पर, इसमें दिया है 2/11। पांचवें भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 2/11। 2 आ जाएगा अंदर, 11 से कर देंगे इसे भाग। 11 से छोटी संख्या है 2, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदु लगाएंगे, 0 इससे पहले लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने ये बिंदु लगाया है इसके बदले यहाँ पर लगा देंगे 0। 11 के पहाड़े में 20 या 20 से छोटी संख्या क्या होती है? 11 को 1 से गुना करने पर आ जाएगा 11। 20 में से 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद इसके पीछे भी एक 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। 11 के पहाड़े में अब 11 को 8 से गुना करने पर यह आ जाएगा 88। 90 में से 88 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। आप देख सकते हो 2 से हमने शुरू किया था, 2 फिर से आ गया, यानी कि ये संख्या हमारी 181818 ये रिपीट होगी, इसकी आवृत्ति होगी। शेष में हमें कभी भी शून्य नहीं मिलेगा, यानी 2/11 इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 0.18 और इसके ऊपर बार। यहाँ पर लिख देते हैं 2/11 बराबर इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 0.18 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ये किस प्रकार का है? शून्य हमें 0 नहीं मिलता, शांत तो ये है नहीं, ये बार बार रिपीट होगा, यानी कि अनवसानी आवर्ती। यहाँ पर लिख देंगे। पांचवें भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है 2/11 इसका दशमलव रूप हो गया 0.18 इसके ऊपर बार, और ये किस प्रकार का है? अनवसानी आवर्ती। अब क्वेश्चन नंबर 1 का छठा यानी कि लास्ट पार्ट देख लेते हैं। छठे वाले भाग में हमें यहाँ पर दिया है 329/400। इसे यहाँ पर लिखेंगे 329/400। अब सिंपली जैसे हमने 1 से लेके 5 तक किया है वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो हमारा ये 329 है इसको अंदर लिखेंगे और 400 से देंगे इसे भाग। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 329 400 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और इस 0 के बदले यहाँ पर हमें लगाना होगा एक बिंदु। अब 400 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3200। 3290, यहाँ पर 3290 है, इसमें से 3200 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। इसके बाद अब क्या देख सकते हो आप, 90 छोटा है, हम बिंदु यहाँ पर लगा चुके हैं तो एक 0 यहाँ पर अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर 400 के पहाड़े में 2 पर 400 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 800। 900 में से 800 को घटाएंगे तो ये बचेगा 100। अब फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, 400 से छोटा है 100, तो एक 0 हमने अपनी तरफ से लगा ली। अब सिंपली फिर से 400 के पहाड़े को 2 तक लेके जाएंगे, 400 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 800। 1000 में से 800 चले गए तो बच जाएंगे यहाँ पर 200। 200 भी यहाँ पर 400 से छोटा है तो 0 लगा लेंगे एक अपनी तरफ से। अब 400 के पहाड़े में 2000 कब आएगा? 400 को अगर हम 5 से गुना करें तो यह आ जाएगा 2000। 400 के पहाड़े में 2000 कब आएगा? 5 से गुना करने पर। सो 2000 में से 2000 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा शेष में। सो यहाँ पर जो हमें ये फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, तो ये हमें जो ये भिन्न है 329/400 इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 0.8225। शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो ये जो दशमलव रूप है ये किस प्रकार का होगा? शांत। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के छठे पार्ट का उत्तर। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? हमें इस क्वेश्चन में 1/7 का दशमलव प्रसार ये दिया गया है। हमें बताना है इन सभी भिन्नों का दशमलव प्रसार बिना भाग किए। तो कैसे करेंगे? हल शुरू होता है यहाँ से। जो भी हमें दिया गया है 1/7 इसका दशमलव प्रसार क्या है? 0.1428557 ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2/7 इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे बिना भाग दिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2/7। 2/7 को मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ? 2/7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 गुना में 1/7।
7। 2 को 1 से गुना करूंगा तो ये 2 हो जाएगा और बटे में 7 ऐसा का ऐसा रहेगा। और हमें 1/7 का जो मान दिया गया है, दशमलव प्रसार दिया गया है, उसको यहाँ पर 1/7 की जगह पर रख देंगे। जो हमारी ये 1/7 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, इसको इस 1/7 की जगह पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, 2 ऐसा का ऐसा आएगा, गुना का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पर सिंपली 1/7 की जगह हमें 0.142857 रख देना है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.142857। 2 को इस संख्या से हम गुना कर देंगे। 2 को इस संख्या से गुना करेंगे। सबसे पहले 2 को 7 से गुना करूंगा, 2 को 7 से गुना करूंगा, 2 सते 14, 4 आ जाएगा हासिल एक यहाँ पर। उसके बाद 2 को यहाँ पर मैं 5 से गुना करूंगा, 2 पंजे 10 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर से हासिल 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 2 को मैं गुना करूंगा 8 से, 2 को 8 से गुना करूंगा, 2 अठे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, 7 आ जाएगा, 1 हासिल फिर से आ गया। अब यहाँ पर 2 को इस 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करूंगा तो 4 और एक ये वाली संख्या हो जाएगा हमारा 5। अब फिर से हम गुना करेंगे, 2 से अब मैं 4 को गुना करूंगा, 2 को 4 से गुना करने पर आ जाएगा 8। अब 2 को फिर से गुना करूंगा मैं 1 से, 2 को 1 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद बिंदु ऐसा का ऐसा और 0 हमारा ऐसा का ऐसा। बिल्कुल सिंपल है, 2 को हमें गुना कर देना है 0.142857 से, तो हमारी संख्या आ जाएगी 0.285714। यही हो जाएगा हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार, और इसके ऊपर यहाँ पर बार भी लगा देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से 3/7 का दशमलव प्रसार भी हम पता लगाएंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/7 बराबर में, 3/7 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 गुना में 1/7। अब सिंपली 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर 1/7 है, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1/7 की जगह रख देंगे। सो गुना का साइन लगाएंगे, 1/7 की जगह लिख देता हूँ 0.142857। इनको गुना करेंगे 0.428571, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से जब हम 3 को 0.142857 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0.428571। यही हो जाएगा 3/7 का दशमलव प्रसार। इसके बाद यहाँ पर है 4/7, इसे भी करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4/7 बराबर में, 4/7 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 4 गुना में 1/7, बराबर का निशान लगाएंगे, 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और जो हमारा 1/7 आया है, इसकी वैल्यू ये हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुना, और ये लिख देता हूँ 0.142857। इसको गुना करूँगा 4 से, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर गुना कर देता हूँ जल्दी से। 4 से यहाँ पर गुना करने पर आ गया 0.571428। इसको यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख देता हूँ मैं 0.571428 और बार लगा देंगे। ये हो गया हमारा किसका, 4/7 का दशमलव प्रसार। इसके बाद 5/7 का फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/7 बराबर में, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुना में 1/7 बराबर में, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे, 142857। सो यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा आएगा, गुना में यहाँ पर लिखूंगा मैं 0.142857 बराबर में। सिंपल यहाँ पर मैं 5 से इस वैल्यू को गुना कर लेता हूँ। यहाँ पर जल्दी से 5 से इस संख्या को गुना करने पर आ जाएगा 0.714285। इसको यहाँ पर लिख देंगे 0.714285, और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये दशमलव प्रसार हो जाएगा 5/7 का। बिल्कुल इसी प्रकार से 6/7 का हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं अलग से। यहाँ पर मैं लिखूंगा 6/7, और 6/7 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 6 गुना में 1/7। अब यहाँ पर 6 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे हम कौन सी वैल्यू, 1/7 की, ये वाली वैल्यू। सो यहाँ पर गुना का निशान लगाने के बाद मैं लिखूंगा 0.142857। इनको गुना करेंगे, जल्दी से गुना करके जो भी आएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 6 से इस संख्या को गुना करने पर आ जाएगा 0.857142। यहाँ पर लिख देते हैं 0.857142। इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 6/7 का दशमलव प्रसार।
तो बिल्कुल आसान तरीका है, जो भी हमें भिन्न दिया गया है उसको इस प्रकार से लिख लेंगे और जो हमारा 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है उसको 1/7 की जगह पुट कर देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, जो भी हमें प्रसार मिलेगा दशमलव का वही हो जाएगा हमारा इस भिन्न का दशमलव प्रसार। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हमें इन सभी भिन्नों के दशमलव प्रसार बताने थे बिना भाग किए, यहाँ पर हमने ये बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के कुल 3 भाग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। हमारा जो नीचे वाली संख्या आएगी ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसका हल शुरू होता है यहाँ से। इसमें हमें दिया है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 0.6, 6 के ऊपर लगा है बार, और बार का मतलब क्या होता है कि 6 रिपीट होगा, बार बार इसके बाद 6 आएगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर में 0.6, बार को हटा देंगे। बार हटाने से क्या होगा, इसके बाद बार बार यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो यहाँ पर लगा देते हैं 6 6 6 6, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। अब जो भी हमने ये लिखा है x बराबर में, ये माना है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ माना x बराबर 0.6666, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको मान लेंगे हम अपना समीकरण पहला। इसके बाद क्या करेंगे, बार कितनी संख्या पे लगा है, एक संख्या पे, एक संख्या पे लगा है तो इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, समीकरण पहले में हम दोनों तरफ, इस साइड में x है, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसके बाद बराबर का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। 0.6666 इसको हम करेंगे तो जो ये दशमलव है ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एक इस 6 के पीछे चला जाएगा। 10 से गुना करने पर हमारी संख्या क्या आएगी, 6.6666, ये आगे इसी तरह से चलता रहेगा। 10 से गुना करने के बाद जो हमारा ये समीकरण आया है इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरे में से घटाना है तो दूसरे को सबसे पहले लिखेंगे, दूसरा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। 10x बराबर में 6.6666, इसके बाद ऐसे ही डॉट डॉट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। इसके नीचे पहले वाला लिख देंगे, पहले वाले को घटाना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर में, पहले वाला क्या है हमारा 0.6666, इस तरह से। अब घटाओ यार, घटाने पर क्या आएगा, देखो सिंपल है, बिल्कुल घटाना बिल्कुल सिंपल है ना। 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, बराबर का साइन लगाएंगे। दशमलव के बाद की संख्याएं देखो, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है, दशमलव के बाद वाली संख्याएं बिल्कुल बराबर हैं तो इस साइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, यानी 0.666 में से 0.666 को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, लिखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर हमारा 6 है, 6 में से 0 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। हमने दूसरे समीकरण में से जब पहले समीकरण को घटाया तो हमारा आ गया 9x बराबर में 6। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर ले आता हूँ इसे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का मान यहाँ से हम निकालेंगे। x बराबर में हमारा 6, ये x हमारा यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, इसके बराबर में आ जाएगा 6। x के साथ यहाँ पर गुणा में क्या है 9, 9 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, नीचे आ जाएगा। अब 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं ना, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो इन्हें कैंसिल करेंगे। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2/3। सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई थी इसको x मान लिया, इसके बाद अगर बार 1 पे लगा है तो 10 से दोनों तरफ हमने गुना कर दिया, फिर दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा दिया, उसके बाद x का मान हमने निकाल लिया। सो जो हमारी संख्या थी 0.6, इसके ऊपर बार लगा था, इस संख्या को हमें लिखना था p/q के रूप में, जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिख दिया हमने इसे p/q के रूप में 2/3। यहाँ पर हमारा q 0 नहीं है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें दिया है 0.47, इसके ऊपर लगा है बार, सिर्फ 7 के ऊपर लगा है।
जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा है। तो सिंपली इसमें भी क्या करेंगे, मान लेंगे x बराबर में ये संख्या। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माना x बराबर में 0.47। अगर मैं बार हटाऊंगा इसका मतलब क्या होगा, 7 यहाँ पर इसके पीछे कई बार आएगा, बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर से 7, फिर से 7, ये इसी तरह से आगे रिपीट होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी ये माना है हमने x बराबर 4.7, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। बार कितनी संख्याओं पे लगा है, 1 पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर x को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर में, इस साइड में हम 0.47777 इसको 10 से गुना करेंगे तो ये जो बिंदु है ये यहाँ पर आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा। 10 से गुना करने पर यहाँ क्या आएगा, 4.7777 और इस तरह से ये बिंदु लगते चले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल आसान, क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरे समीकरण में से पहले को घटाएंगे। दूसरे समीकरण को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे पहले वाले समीकरण को लिख देंगे। दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर में 4.7777, इसके बाद बिंदु लगा दो। बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा हमारा ये पहला समीकरण जो है x बराबर में 0.4777 और इस तरह से बिंदु लगा दो। अब घटा लो, बिल्कुल आसान है घटाना। 10x में से हम x को घटाएंगे, 10x में से x को घटाने पर आ जाएगा 9x बराबर में, इस साइड में आ जाओ। देखो गाइज, लास्ट के ये वाले 7 में से ये वाले 7 घट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस 7 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद दशमलव के नीचे ये जो दशमलव हैं इनके नीचे दशमलव लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 4, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। 4.7777 में से 0.4777 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4.3। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इस साइड में हमारा ये x एज इट इज़ आएगा, x बराबर में 4.3 आ गया। x के साथ यहाँ पर गुना में क्या है, मल्टीप्लाई में है 9, गुना में है, इसको इस साइड में भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। ये आ गया यहाँ पर 9। देखो बिंदु भी हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 4.3 है तो इस बिंदु को हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 10 से गुना कर दो, ऊपर या नीचे दोनों जगह 10 से गुना कर दो। ठीक है, सो क्या करेंगे, x बराबर में 4.3 बटे में 9, ऊपर भी और नीचे भी हम क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर क्या होगा, बिंदु जो है वो 3 के पीछे चला जाएगा। 10 से 4.3 को गुना करेंगे, ये बिंदु इस तरफ 3 के पीछे चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा x बराबर में 43 और नीचे आ जाएगा 90। सो हमारा x का मान यहाँ पर क्या आ गया, 43 बटे में 90। यही हो जाएगा हमारे दूसरे वाले 0.47 इसके ऊपर बार लगा है, इसके दूसरे वाले का p बटा q रूप हो गया ये। अब देखते हैं तीसरे वाले को। तीसरे वाले भाग में दिया है 0.001, इन तीनों के ऊपर बार लगा है तो बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर में 0.001, बार हटाएंगे। बार हटाने से होगा क्या, ये तीनों इसके बाद रिपीट होंगी, दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगी। सो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 001, फिर से 001, इसी तरह से ये आगे चलती रहेंगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर सिंपल है, बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 3 संख्याओं के ऊपर है, तो हम इसे 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर x को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में, इस साइड में हमारा क्या है 0.001, इसको इस वाली संख्या को हम जब 1000 से गुना करेंगे तो जितनी भी 0 होती हैं पॉइंट उतना ही इधर चला जाएगा। अभी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा जब हम इसको 1000 से गुना कर देंगे। यानी सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इस साइड में 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, हमारी संख्या आ जाएगी 1। सो 1000 से गुना करने पर आ जाएगा 1.001, 001, 001 और इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2।
अब बिल्कुल आसान है, समीकरण दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समीकरण दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर जो है हमारा 1000x बराबर में 1.001001001 और इसी तरह से इसके नीचे आ जाएगा हमारा पहले वाला ये वाला समीकरण, तो ये है हमारा x बराबर में 0.001001001 और इसी तरह से ये आगे। घटाना बिल्कुल आसान है, आप सिंपली इसे घटा सकते हो। 1000x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा 999x, बराबर का साइन हमारा एज इट इज़। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली संख्याएं बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के, बिंदु के बाद वाली संख्याएं देखो बिल्कुल बराबर हैं, 001 यहाँ पर भी बिल्कुल सेम संख्याएं हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं में से इनको घटाएंगे तो 0 आएगा, जो लिखना ज़रूरी नहीं है बिंदु के बाद। बिंदु से इधर देखो, एक में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान हमारा क्या आएगा, x तो एज इट इज़ आ जाएगा, x बराबर में 1 आ गया। ये वाला हमारा 1 जो है ये एज इट इज़ आ गया। x के साथ यहाँ पर गुना में है 999, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। सो 1 के भाग में यहाँ पर आ जाएगा 999। तीसरे वाले भाग को जब हमने p बटा q के रूप में लिखा तो उत्तर आ गया हमारा 1 बटे में 999। यही हो जाएगा हमारे तीसरे वाले भाग का उत्तर। सो क्वेश्चन नंबर 3 के हमने पहले, दूसरे और तीसरे को p बटा q के रूप में लिखा। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, अगर एक संख्या के पीछे एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसे 10 से गुना करेंगे, 2 के ऊपर बार लगा है तो उसे 100 से गुना करेंगे, 3 के ऊपर बार लगा है तो उसे 1000 से गुना करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है 0.999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें एक संख्या दी गई है 0.999, इसको हमें p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, या फिर कह सकते हैं p बटा q के रूप में इसे लिखना है। जो भी उत्तर आएगा अगर आप उससे आश्चर्यचकित होते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना। जो भी उत्तर आएगा उसकी सार्थकता भी हमें चेक करनी है। तो हल शुरू होता है यहाँ से। जो भी हमें संख्या दी होती है उसको p बटा q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मान लेते हैं। माना x बराबर में जो भी हमारी संख्या होती है ये है 0.9999, इस तरह से बिंदु लगा दो, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर ये संख्या दी गई है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.9 और 9 के ऊपर लगा देंगे बार। बार का मतलब क्या होगा, 9 यहाँ पर रिपीट होगा, यानी बार एक संख्या के ऊपर है और एक संख्या के ऊपर है तो हमें क्या करना होता है, इस समीकरण को 10 से गुना करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर x को 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10x बराबर में 0.999, इनको 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है, बिंदु है, ये यहाँ आ जाएगा, इस 9 के पीछे चला जाएगा। 10 से गुना करने पर आ जाएगा हमारा 9.999, इस तरह से ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल सिंपल है, समीकरण दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे तो दूसरा समीकरण ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारा 10x बराबर में 9.9999, इसके पीछे बिंदु लगा देंगे। इसके नीचे हमारा ये पहला समीकरण लिख देंगे जो है x बराबर में 0.9999 और इस तरह से बिंदु लगा लेंगे। अब सिंपली यहाँ पर घटा लेंगे, 10x में से x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर में, बिंदु के बाद की संख्याएं देखो, बिंदु के बाद की संख्याएं आप देख सकते हो बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाएंगे तो आ जाएगा 0, जो लिखना ज़रूरी नहीं है बिंदु के बाद। बिंदु से इधर वाली संख्याएं देखो, यहाँ पर है 9, 9 में से 0 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इसे आगे हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, x यहाँ पर एज इट इज़ आएगा, x बराबर में 9 और x के साथ इस साइड में क्या है, ये 9 गुना में है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। सो ये भाग में आ गया 9, 9 बटा 9,
अगर इनको काटेंगे, 9 से 9 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। x का मान क्या आ गया हमारा 1 आ गया। जब हम 0.999 इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। उत्तर 1 आने से आपको कितना आश्चर्य हुआ ये नीचे कमेंट करके बता दो। अब है प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। जब हम 1/17 का दशमलव प्रसार लिखेंगे तो इसमें अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्याओं के बाद पुनरावृत्ति होगी, अंक जो हैं वो दोबारा से रिपीट होंगे, ये हमें पता लगाना है। और इसके लिए क्या करेंगे, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, विभाजन क्रिया यानी कि भाग। तो इसका हल शुरू होता है गाइस यहाँ से। क्या करना है, हमें विभाजन क्रिया करनी है यानी कि भाग करना है। तो इस तरह से हम एक ब्रैकेट बना लेंगे। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी अंदर, ये आ गया हमारा 1 अंदर, और जो नीचे वाली हमारी संख्या है 17 इसको बाहर लिख देंगे, ये आ गया 17। 1 को 17 से भाग करना है तो 17 के पहाड़े की आवश्यकता होगी। जिन बच्चों को नहीं आता है यहाँ पर उनके लिए पहाड़ा लिख दिया गया है। मुझे पता है बहुत से बच्चों को 17 का पहाड़ा नहीं आता है। आसान है भाग करना। हम इसको जब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल में 1 नहीं आ जाता। बहुत लंबा भाग होगा तो इसे करना स्टार्ट कर दो, साथ में करो आप, ठीक है। 17 से 1 को भाग करेंगे तो एक संख्या 1 जो है वो 17 से छोटा है, इसके पीछे 0 लगाएंगे। यहाँ पर 0 हमने लगाया तो उसके बदले यहाँ पर हमें लगाना होगा एक बिंदु। ये हमने इस 0 के बदले बिंदु लगा दिया, इस 0 के बदले। अभी भी 10 जो है ये 17 से छोटा है तो एक 0 हमें और लगानी होगी। एक 0 और लगाएंगे तो ऊपर भी हमें एक 0 चढ़ानी होगी। अब आ जाते हैं, अब क्या है, 17 को किससे गुना करने पर 100 आएगा या 100 से कम संख्या आएगी, 5 से। 17 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 85। 100 में से 85 को घटाएंगे आ जाएगा 15। बिंदु हम लगा चुके हैं तो एक 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब 17 के पहाड़े में 8 पर आ जाता है 136। 150 में से 136 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14 है यानी कि 14। इसके पीछे भी 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। अब फिर से 17 के पहाड़े में 8 पर आ जाएगा 136 आएगा, 136 आ जाएगा। 140 में से 136 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 0 लगा लो अपनी तरफ से। 17 के पहाड़े को 17 को 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 34। 40 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 के पीछे 0 लगा लो। 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 को 3 से गुना करने पर आ जाएगा 51। 60 में से 51 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9। 9 के पीछे 0 लगा लो। 17 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 85, ठीक है। 85 में से 90 में से 85 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर कर लेते हैं इसे आगे, बचेगा यहाँ पर क्या, 5 बचा। 5 के पीछे 0 लगा ली हमने। 0 लगाने के बाद ये हो गया 50। 17 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। बचेगा कितना, 50 में से 34 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। एक इसके पीछे 0 लगाएंगे। 17 के पहाड़े में 9 पर 17 को 9 से गुना करेंगे तो आता है 153। 153 इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 7। 0 लगा लो। 17 के पहाड़े को 4 तक लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा 68। 70 में से 68 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2। 0 लगा लो। 17 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 17। 20 में से 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 0 लगा लो इसके पीछे। फिर से 17 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। 30 में से 17 को घटाएंगे तो बचेगा 13। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। 17 को यहाँ पर गुना करेंगे हम 7 से। 17 को 7 से गुना करने पर आ जाएगा 119। घटाएंगे 130 में से 119 को तो आ जाएगा 11। इसके पीछे 0 लगा लो। अब 110 आ गया, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ मैं, ताकि हमारी भाग जो है वो नीचे तक हो सके। अब 110 आ गया। अब किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से। 17 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 102। 110 में से 102 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 0 लगा लो। अब 17 को 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने पर आ जाएगा 68 यानी कि 68। 80 में से 68 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। 0 लगा लो अपनी तरफ से।
120 हो गया। 17 को अब गुना करेंगे 7 से, 17 को 7 से गुना करने पर आ जाएगा 119। एक आ गया। हमें क्या चाहिए था? एक चाहिए था। हमने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ पर हमारा एक था, एक से शुरू किया था और दोबारा से एक आ गया। तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी? जब हम इसको आगे भाग करेंगे, अरे ये रब कैसे हो गया, जब हम इसको दोबारा से भाग करेंगे तो हमारी यही संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी, यही इन्हीं की पुनरावृत्ति होगी। तो कितनी संख्याएं हैं ये? गिन लो, यहाँ पर गिन लेते हैं गाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 संख्याओं के बाद ये इनकी पुनरावृत्ति होगी। यानी हम इन 16 संख्याओं पर क्या लगा सकते हैं? इस तरह से बार लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख भी देना है। नीचे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मैंने भाग किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। दशमलव प्रसार लिखेंगे तो दशमलव के बाद जो बिंदु है उसके बाद 16 संख्याएं आएंगी, उसके बाद ये 16 संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी। यानी कि इन 16 संख्याओं पर हम बार लगा सकते हैं। भाग हमें किस तरह से करना है, ध्यान रखना है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, जब हम जिससे भी हम शुरू करेंगे, एक से शुरू करेंगे तो दोबारा से एक जब तक नहीं आ जाता है, दोबारा से एक नहीं आ जाता है, तब तक इस भाग को हमें शुरू मतलब जारी रखना होगा। दोबारा से एक आ जाएगा तब हमारा ये जो आंसर है ये आएगा। हमें पता चलेगा कि कितनी संख्याओं के बाद, कौन कौन सी संख्याओं के बाद ये दोबारा से पुनरावृत्त होंगी, यानी कि रिपीट होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है p बटा q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हमें p बटा q के रूप की परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण ले लेने हैं जहां पर p और q ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी p और q एक के अलावा और किसी पहाड़े में, किसी एक संख्या के ही पहाड़े में नहीं आने चाहिए। शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए जो भी हम p बटा q के रूप में लेंगे। उसके बाद हमें अनुमान लगाना है, इस वाले पार्ट को बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं ऐसी संख्याएं ले लेता हूँ, ऐसी p बटा q संख्याएं ले लेता हूँ जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और शांत दशमलव प्रसार हो। सो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहला हमने p बटा q ले लिया 7/2। इसके बाद ले लेता हूँ 11/5। इसके बाद वाला ले लेता हूँ मैं 21/10। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं, 7/2, 11/5 और 21/10। जब हम इनको हल करेंगे, 7/2 है, इसको हल करेंगे तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, ये लिख लिया मैंने 7। 2 से इसे भाग करेंगे, 2 के पहाड़े में को 3 तक लेके जाएंगे तो आएगा 6। 7 में से 6 को घटाएंगे आ जाएगा 1। 1 के पीछे 0 लगा लेंगे, उसके बदले यहाँ पर 3 के पीछे हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। 2 के पहाड़े में 10 कब आता है, 5 पर 2 पंजे 10। दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत हो गया। 7/2 जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3.5। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है 11/5। यहाँ पर इसको भी हल करेंगे, इसको रब कर देता हूँ 1 मिनट। 11/5 को हमें हल करना है तो ये आ गया 11। 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 11 के नीचे आ जाएगा 10। 11 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा 1। 1 के पीछे अपनी तरफ से लगाएंगे 0, उसके बदले 2 के पीछे दशमलव लगाएंगे। ये हमने दशमलव लगाया, उसके बाद उसके बदले यहाँ पर 0 लगाई। 5 के पहाड़े में 10 कब आता है, 2 पर। 5 दूनी 10, 10 में से 10 गए तो कुछ भी नहीं बचा, या फिर कह सकते हैं 0। उत्तर क्या आया हमारा, 2.2। 11/5 को सोल्व करने पर आ गया 2.2। इसी तरह से 21/10 को हल करेंगे, यहाँ से रब करके 21/10 को हल करते हैं। 21 आ जाएगा अंदर और 10 आ जाएगा बाहर। 10 को 2 तक लेके जाएंगे, 10 दूनी हो जाएगा 20। 21 में से 20 को घटाएंगे आ जाएगा 1। 1 के पीछे अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, उसके बदले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। 10 के पहाड़े में 10 आता है 1 पर। 10 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। सो सिंपल बिल्कुल। 21 को 10 से भाग करने पर आ जाएगा 2.1, 2.1। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3
ऐसी p बटा q संख्याएं ली हैं, ऐसे परिमेय संख्याएं ली हैं जिनको हल करने पर सभी में शांत दशमलव आता है और यहाँ पर किसी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 7 और 2 1 के पहाड़े में आते हैं ये दोनों संख्याएं, और किसी भी संख्या के पहाड़े में ये नहीं आती हैं। 11/5, 11 और 5 1 के अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आते हैं। इसी तरह से 21 और 10 ये दोनों संख्याएं भी 1 के पहाड़े के अलावा किसी भी और अन्य पहाड़े में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आप देखो सभी का दशमलव प्रसार कैसा आया है, शांत आया है। क्यों आया है ये हमें अनुमान लगाना है। कौन सा Q यानी कि ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर। Q यानी कि हर का कौन सा गुण संतुष्ट होना चाहिए जब हमारा दशमलव प्रसार शांत हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आती है। हमने यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं ली हैं, 2 लिया है, 5 लिया है और 10 लिया है। तो जब हमारा Q बराबर में 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या या फिर 5 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या या फिर 2 और 5 का गुणनफल, 2 और 5 का गुणनफल हम इस तरह से लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी संख्या अगर Q यानी कि नीचे की तरफ यानी हर में है तो जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। दोबारा से बता देता हूं, नीचे यानी कि हर में 2 या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या हो, 5 या फिर 5 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या हो, या फिर 2 और 5 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो, या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या और 5 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या, इनका गुणनफल हो, तो हमारा दशमलव प्रसार हमेशा शांत आएगा। तो इन उदाहरणों से हमने क्या अनुमान लगाया, यहां पर लिख देता हूं। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों होते हैं। या तो 2 होना चाहिए या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या, 5 होना चाहिए या 5 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या, या फिर ये दोनों हो सकते हैं या फिर इन दोनों के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या हो, जब ही हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती को अशांत अनावर्ती भी कहा जाता है। तो हमें ऐसी 3 संख्याएं बतानी हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती हो या फिर कह सकते हैं अशांत अनावर्ती हो। तो हल होता है यहाँ से, कोई भी संख्या ले लो। यहाँ पर मैं पहली संख्या लिख देता हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं संख्या, 0.2, 0.2, 0.02, इस तरह से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ भी दोबारा से नहीं आना चाहिए। हमें हमेशा एक नया पेयर लेना है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले 20 आया, 200 आ गया, 2000 आ गया, इसके बाद यहाँ पर इसके पीछे 3 की बजाय 4 0 लगा दो, ठीक है। फिर इस तरह से कर दो, बिंदु बिंदु लगाते चलो, यानी ये संख्या आगे इसी तरह से बढ़ती जा रही है, ये इसका कहीं भी अंत नहीं है। इसी तरह से और भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या में लिख देता हूँ 0.1211, उसके बाद फिर से 2, 1 1 1, फिर से 2, फिर से यहाँ पर लगा दो 4 बार 1, फिर लगा दो 2। इस तरह से हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। हमें 3 लिखनी है तो यहाँ पर तीसरी संख्या भी लिख देता हूँ मैं। तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे 0.102, सॉरी एक सेकेंड गाइज, 2 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 0 3, फिर 0 4, 0 5, 0 6, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी, इसका कहीं भी अंत नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो, किसी पे बार लगाया जा सकता है, ऊपर बार भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 20 आता है, फिर 200 आ जाता है, फिर 2000, यहाँ पर 20,000। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 12, 112, 1012, 1112, यहाँ पर 11,112। इसी तरह से यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह से ये संख्या आएगी। और इसके आखिर में हमेशा हमें इस तरह से बिंदु लगा देने हैं ताकि उससे पता चले कि इन संख्याओं का कहीं पर भी अंत नहीं होता है, ये अनवसानी अनावर्ती हैं या फिर अशांत अनावर्ती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या ये हो गया हल। आप अनवसानी अनावर्ती यानी कि इस तरह की संख्याएं अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बिल्कुल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं ऐसी। सो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं
नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है 5/7 और 9/11 के बीच की 3। तो अपरिमेय संख्याएं किस तरह से निकालते हैं? देखो गाइज, हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले हमारी संख्या है 5/7, इसे लिख लो यहाँ पर। ये है 5/7। ये किस प्रकार की संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसको हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, इसके सामने इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार आपको लिखना आता ही होगा। इस तरह से ऊपर वाली संख्या को अंदर रख दो और नीचे वाली संख्या से भाग दे दो। भाग कर देते हैं इसे। 5 छोटा है 7 से, तो इस 5 के पीछे 0 लगाएंगे और ये 0 लगाने के बदले क्या करेंगे? दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ये दशमलव लगा दिया, बिंदु लगा लिया। अब 7 के पहाड़े में 7 पर क्या आता है? सतु सते 49। 50 में से 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। 1 के पीछे 0 लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बिंदु पहले से ही लगा चुके हैं। भाग करना है सिंपली हमें इसे। 7 के पहाड़े को 1 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 7। 10 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब फिर से 0 लगा लेंगे। 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौक ये हो जाएगा 28। 30 में से 28 को घटाएंगे आ जाएगा 2। इसके पीछे 0 लगाएंगे तो 7 दूनी ये आ जाएगा 14। 20 में से 14 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। 6 के पीछे 0 लगाएंगे। 7 के पहाड़े में यहाँ पर 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 56 यानी कि 56। 60 में से 56 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इस 4 के पीछे 0 लगाएंगे। अब 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 पंजे 35। 40 में से 35 को घटाएंगे तो आ गया 5। हमारा फिर से क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पर 5 से हमने शुरू किया था, फिर से 5 आ गया, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये। इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 0.71428 ये वाली संख्याएं ही इसके आगे दोबारा से आएंगी। यहाँ पर 5 था, दोबारा से 5 आ गया, तो यही भाग हमारा दोबारा से आगे इसके आगे चलता रहेगा। यही संख्याएं दोबारा से अनावर्ती होगी इनकी। तो यहाँ पर इनके ऊपर लगा देता हूँ बार। बिल्कुल इसी तरह से हमारी दूसरी संख्या क्या है? 9/11। तो इसे लिखता हूँ मैं यहाँ पर 9/11। इसका दशमलव प्रसार भी हमें लिखना है। तो ऊपर वाली संख्या को रखते हैं अंदर, 11 से कर देते हैं भाग। 9 के पीछे 0 लगा लेंगे क्योंकि ये छोटा है, और 0 लगाई है तो यहाँ पर बिंदु लगाना है हमें। भाग करना है सिंपल, आपको बिंदु लगा लिया ना हमने। अब 11 के पहाड़े को 8 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88। 90 में से 88 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। 2 के पीछे 0 लगा लेंगे। 11 के पहाड़े को 1 तक लेके जाएंगे, 11 एकम 11 आ जाएगा यहाँ पर। 20 में से 11 को घटाने पर 9। 9 से हमने शुरू किया था, 9 शेष में फिर से आ गया, यानी हमारा यही हो जाएगा उत्तर 0.81। अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर फिर से 8181 आता रहेगा। तो 9/11 का दशमलव प्रसार आ गया 0.81। इसके ऊपर भी लगा देंगे बार। अब क्या करना है? हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसके और इसके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है 0.714285। इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे 0.81 इससे छोटी होनी चाहिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। 0.71 शुरू की 2 संख्याएं देखो, बिंदु के बाद की संख्याएं हैं 7 1 और यहाँ पर बिंदु के बाद है 8 1। तो हमारी पहली संख्या यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.72। मैंने 7 1 से बड़ी संख्या लिखी है। 71 से बड़ी संख्या बिंदु के बाद यहाँ पर लिखी मैंने 72। इसके बाद इस तरह से लिख दो 0 72 0 0 72 0 0 0 72 और बिंदु लगा दो इस तरह से। ये हमारी हो गई पहली अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में। ये अपरिमेय संख्या हो गई क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कुछ भी दोबारा से नहीं आता है। देखो यहाँ पर है 720, यहाँ पर है 7200, यहाँ पर है 72,000 और इसके बाद इस तरह से ही कुछ भी रिपीट नहीं होगा। दूसरी संख्या लिख दो। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 0.743, उसके बाद 744, उसके बाद लिख दो 7, ये कोमा गलत आ गया यहाँ पर, एक सेकंड गाइज। इसके बाद लिख लो 745, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए और आखिर में लगा दो इस तरह से बिंदु। ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। यहाँ पर 0.72, यहाँ पर 0.74 और इसी तरह से और भी संख्या लिख दो। तीसरी संख्या भी लिख दो कोई भी,
बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तीसरी संख्या आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइज 0.79 0.791 792, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी, कुछ भी इसमें दोबारा से नहीं आएगा। इन तीनों संख्याओं में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे हम बार लगा सकें या फिर जिसका अंत हो। तो ये तीन हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच में। कैसे लिखनी है आपको? जो भी हमें ये भिन्न दिया गया है p/q के रूप में संख्याएं दी गई हैं, इनका सबसे पहले दशमलव प्रसार लिखेंगे, उसके बाद इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से लिख देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3 का आखिरी यानी क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। ऊपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिमेय और यहाँ पर लिख देता हूँ अपरिमेय। जो हमारी परिमेय संख्या होंगी उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस परिमेय के सामने, और जो अपरिमेय संख्याएं होंगी उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा इन पांचों संख्याओं में से। सो सबसे पहले यहाँ पर है √23, रूट के अंदर 23 दिया गया है। 23 क्या है? अभाज्य संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर होती है तो वो होगी अपरिमेय। तो पहली वाली जो हमें संख्या दी गई है रूट के अंदर 23, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। सो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा √23। इसके बाद वाली संख्या पर आ जाते हैं, यह है √225। √225 को सोल्व करके देख लेते हैं, 225 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 2 5, यहाँ पर इस तरह से इसके गुणनखंड कर देते हैं। सबसे पहले 5 से करूँगा, 5 चौके 20, उसके बाद 5 पच्चे 25, फिर से 5 से करूँगा तो ये आ जाएगा 5 × 45, फिर 3 से करूँगा तो ये जाएगा 3 पर, उसके बाद 3 से करूँगा तो आ जाएगा 1 पर। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर ये 3 है इसका भी जोड़ा बन गया, इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर हमारी संख्या क्या थी? 2 2 5। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा 15। रूट में से बाहर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा इसको हल करने पर। और 15 क्या है? एक परिमेय संख्या। सो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी परिमेय, जो है √225। ठीक है, इसे हल करके नहीं लिखना है हमें सिर्फ बताना है कि ये हमारी संख्या क्या है? परिमेय। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी वाली संख्या 0.3796। इसके बाद किसी भी तरह की बिंदु नहीं लगाई गई हैं, तो ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। तो तीसरे नंबर पे जो हमें संख्या दी गई है 0.3796, ये भी हमारी परिमेय हो गई। इसके बाद आ जाते हैं चौथी वाली संख्या पर। यहाँ पर आप देखो 7.478 उसके बाद बिंदु बिंदु हमें दिए गए हैं। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 7.478, दोबारा से इसके बाद क्या आता है? 478, यानी कि 478 रिपीट होता है। रिपीट होने वाली जो संख्याएं हैं उनके ऊपर हम लगा सकते हैं इस तरह से बार। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ संख्याओं पर बार लगा है तो वो क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। सो इसमें यहाँ पर आगे लिख देंगे 7.478, इसके ऊपर लगा देंगे बार। बार जिस पे भी लगेगा वो संख्या हमारी परिमेय होती हैं, यानी कि उनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर देख लेते हैं, इसमें दिया है 1.10101010101001, उसके बाद बिंदु लगाए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कुछ भी संख्या जो है वो दोबारा से नहीं आती है। यहाँ पर है 10, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 10,000, और इसके बाद हो सकता है 1 लाख आएगा। हमें आगे का कुछ नहीं पता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है। ऐसी संख्या जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो, किसी पे हम बार नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। सो इसे अपरिमेय के सामने लिख देंगे यहाँ पर 1.10101, उसके बाद 3 0 लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 0 लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, उसके बाद बिंदु बिंदु लगा देंगे। हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वर्गीकृत यानी कि
बांटते समय। सो कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, ये बिल्कुल आसान सा काम है पता लगाना। सो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का हल यानी कि सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही भाग 4 यानी कि एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दो। इसके अलावा भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये वाला भाग 4 हमने कर लिया और अन्य जो भी भाग हैं इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।